हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ क्लास 12th के लिए वीबीआई क्वेश्चंस जो फिजिक्स का ऑप्टिक्स चैप्टर है उसके लिए लेकर के आया हूं। और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वीबीआई है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर 1 में देखा था, 30 क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था। और आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वह 31 क्वेश्चन से 31वां क्वेश्चन से। और ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप सभी से आशा और विश्वास ये है कि आप सभी इसको अच्छे ढंग से बारीकी से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और इसको याद करेंगे। यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं और आएंगे। थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 31 क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि द बेंडिंग ऑफ ए बीम अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज। किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से लाइट का बेंडिंग क्या कहलाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमेना है जो किसी भी लाइट रेज का किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से मुड़ना कहलाता है। ठीक है, तो 31 का जो ऑप्शन होगा सही वह होगा ये बी नंबर सही होगा। आप इस बी नंबर को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट आर। डॉपलर इफेक्ट के कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो देखिए बाबू, डॉपलर इफेक्ट के जो एप्लीकेशन होते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर, डॉपलर रेडियस, डॉपलर वेलोसिटी मीटर, ऑल ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दिस का होगा, सभी होगा इसमें। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव द। पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसको प्रूव करता है। तो देखिए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव को प्रूव करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है। देखिए जब वैक्यूम की बात करेंगे तो वहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ना वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ना वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। डिपेंड नन ऑफ दिस, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसका ऑप्शन आपको डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट बीच वाला जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है। तो वो होता है चमकीला, ब्राइट होता है। वो ब्राइट होता है, चमकीला होता है। इसलिए आप इसको टिक करेंगे, ब्राइट को टिक करेंगे। ठीक है, ये ब्राइट हो गया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वह चमकीला होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में आइए। और ये क्वेश्चन कहता है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। ऑप्टिकल पाथ जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ का प्रोडक्ट होता है। ऑप्टिकल पाथ जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ दोनों का ये प्रोडक्ट होता है। इसका ऑप्शन ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं निकट दृष्टि दोष को,
और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ए। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि पोलराइड ग्लास इज यूज्ड इन सन ग्लास बिकॉज पोलराइड ग्लास जो होता है वह सन ग्लास के रूप में यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका क्या कारण है? इट इज चीपर, नो। इट इज फैशनेबल, नो। इट हैज गुड कलर, नो। इट reduces the light intensity to almost half on account। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 38 का डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन मैं इसे जरा मिटा दूं, रिपीट कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज फॉर क्लियर विजन। ए शॉर्ट साइटेड पर्सन, देखिए आप 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं वो और 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं वो, दोनों सेम क्वेश्चन है कि यहाँ का रहा क्वेश्चन ए शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज फॉर क्लियर विजन। एक निकट दृष्टि दोष वाला आदमी क्लियर विजन के लिए कौन सा लेंस यूज करता है? तो होगा कनकेव लेंस। इसका आंसर सी सही होगा। ये आंसर सी इसका सही है, कनकेव लेंस सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। The critical angle of light passing from glass to air is minimum for। इसको ध्यान से समझिए। क्रिटिकल एंगल आप लोग जानते होइएगा। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जरा गौर से समझिएगा इसको। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर होता है। इसके बाद द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक्चुअली यहाँ पर म्यू लिखा होगा, ये म्यू इज, तो ये होता है इसका ऑप्शन सी सही होगा, म्यू -1 इंटू ए। ये होता है फार्मूला एक प्रिज्म का जो मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला यूज किया था। हम लोग मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला आप लोग निकाले भी होंगे। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला निकाला जाता है और वो आता है आपको म्यू -1 इंटू ए, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा इसका, 41 का सी। इसके बाद आइए 42 द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का मान दिए हुआ है एक लेंस का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसका दिए हुआ है 20 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम, इस फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इच। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या होगा यदि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एयर में 1.5 है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा यदि उस लेंस को एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
1.5 उसमें डाल दिया जाए तो ये म्यू किसका दिया है आपको, ये म्यू दिया हुआ है लेंस का, फोकल लेंथ है। अब इस लेंस को डाल दिया जाए किस में, एक ऐसा मीडियम जिसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर यदि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम में आप डालेंगे लेंस को तो वह बिहेव करेगा एक प्लेन ग्लास के रूप में, और उसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपको डी ऑप्शन सही होगा। 42 का आपको डी होगा आंसर सही। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसको किस मीडियम में डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए लेंस है, उसका फोकल लेंथ खुद का लेंस, खुद उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, उसका फोकल लेंथ तो दिया 20 सेंटीमीटर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको 1.5। इसका खुद का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये तो खुद है 1.5। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है, इसको हम डालेंगे उसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये भी 1.5 है, तो वह एक प्लेन ग्लास की तरह से बिहेव करेगा, और वो होगा उसका फोकल लेंथ हो जाएगा क्या, तब क्या उसका फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग उसको समझते हैं। ओके, चलिए, तो 42 का जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, equivalent focal length of two lenses in contact having power -5 diopter and +5 diopter will be। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लेंस है वह कांटेक्ट में है, एक का पावर दिया है आपको, एक का पावर है आपको -15 डायोप्टर और एक का दिया हुआ है 5 डायोप्टर प्लस में। तो बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। तो पहले इसका इक्विवेलेंट पावर निकालिए। तो पावर इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, अगर यदि दो लेंस कांटेक्ट में है तो पावर इक्वल टू क्या आपने पढ़ा, पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 आपने पढ़ा है, P1 प्लस P2। तो P1 और P2 दोनों को जोड़ दीजिए, P1 प्लस P2 कर दीजिए, P1 का मान -15 और P2 का मान 5, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये होगा -10 डायोप्टर, यानी P का मान आपको आगे कितना, तो -10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर आ जाएगा ये आंसर, -10 डायोप्टर। तो ये तो पावर हो गया ये। अब बोल रहा है आपसे क्या चीज़ कि इसका फोकल लेंथ निकालिए। आप जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है 1/P, F इक्वल टू क्या होता है, तो 1/P होता है, F इक्वल टू 1/P। अब जब इसको यहाँ पर F इक्वल टू 1/P डालिएगा तो P तो माइनस में है, 1/10, 1/10 क्या आएगा मीटर, 1/10 मीटर, तो सेंटीमीटर में कितना होगा ये -10 सेंटीमीटर। इसका आंसर बी सही होगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है when a concave lens of glass is immersed in water it works as। एक कनकेव लेंस है, इसको वाटर में इमर्ज कर दिया गया है। ठीक है, कनकेव लेंस को वाटर में इमर्ज कर दिया गया है। तो जब इमर्ज करेंगे वाटर में तो कनकेव लेंस तो डाइवर्ज करता है, उसमें डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, और जब इसको वाटर में डाल देंगे तो इसकी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसमें कि इसकी जो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है वह कम हो जाएगी, यानी कि लेस डाइवर्जेंट ये हो जाएगा, लेस डाइवर्जेंट। ओके, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ए बाइकन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज
इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक बाई कन्वेक्स लेंस है जिसको डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। एक डबल कन्वेक्स लेंस है, वह वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनता है? तो जब आप ऑब्जेक्ट को पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर, पोल मतलब ऑप्टिकल सेंटर, पोल को ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, और फोकस, ठीक है, फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वह होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होगा। यहाँ पे दिया है बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस। यस, इसका ऑप्शन ए सही होगा और वो हो जाएगा आपको बिटवीन द लेंस एंड द फोकस। 45 का ए ऑप्शन सही होगा। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए बच्चों आगे चलते हैं। 46 नंबर पे हम लोग देखते हैं 46 में क्या कह रहा है। 46 में ये कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। क्वेश्चन ये है कि इमेज जो बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो कैसा होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो बनाता है ये इमेज, वो होता है हमेशा वो रियल होगा और लार्ज होगा। तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा, वो रियल एंड लार्ज। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड इज। हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब ये होता है बाबू रे, हाइपरमेट्रोपिया मतलब हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, या इसी को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? तो वह होगा कन्वेक्स लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए, कम करने के लिए, उस दोष से निवारण के लिए हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का। और यहाँ पे जो आंसर होगा वह इसका ऑप्शन है ए। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। देखिए 48 क्वेश्चन ये कह रहा है द डिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट इज। ये होता है बाबू रे 1 मिनट। 1 ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। स्काई आकाश, आकाश का रंग नीला होता है, ब्लू होता है। क्यों आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वाई? यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटरिंग के कारण ही स्काई का कलर ब्लू होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना टुक प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। तो देखिए जब मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात की जाए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्पर्सन होगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पे देखिए लाइट दिया है मोनोक्रोमेटिक। जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी प्रिज्म से पास होगा, किसी प्रिज्म पर पड़ेगा, तो उसमें सिर्फ डेविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। इसमें इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं, डेविएशन होगा, इसमें सिर्फ डिस्पर्सन नहीं होगा। क्योंकि सिंगल लाइट है, तो सिंगल लाइट में क्या इसमें डिस्पर्सन होना है? ये तो किसी और कलर से नहीं बना हुआ है सिंगल लाइट। जैसे सपोज कि रेड कलर लिया हमने, तो रेड का रेड ही आगे निकलेगा, यानी उसमें होगा डेविएशन, डेविएशन होगा सिर्फ इसका। तो आंसर इसका होगा, इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डेविएशन। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही है सी। आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिक लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर से रिपीट कर दिया उस क्वेश्चन को। इसका रियल एंड लार्ज होगा
टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस इज यूज्ड, फिर वही रिपीट कर दिया, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। फिर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, हाँ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर एज, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो देखिए एक्चुअली क्या है कि मैग्निफिकेशन जितना उसमें u होता है उतना ही उसमें v होगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है, और मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है v बाई यू, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका सही, तो ऑप्शन सही होगा इसका +1। जितना दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पर उसका इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा आपका इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो भी आपको 1 आता है, v बाई यू करेंगे तो भी इसका 1 होगा, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का 1 होगा। VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, डायमंड का ब्रिलियंस मतलब मीन्स होता है चमकना, डायमंड हीरा जो चमकता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, हीरा जो चमकता है किस कारण से, ड्यू टू मतलब कारण से, तो हीरा जो चमकता है उसके अंदर उसके शेप पर नहीं चमकता है, ये रिफ्लेक्शन पर नहीं चमकता है, कटिंग पर नहीं चमकता है, वो चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक फिनोमेना होता है उसके कारण। तो डायमंड के अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण डायमंड चमकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, अभी और भी वीडियोस आएंगे इसी लेक्चर के, लेक्चर नंबर नेक्स्ट होगा 3 और उसको हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे ताकि किसी और को ये फ़ायदा हो सके इन वीडियो से। जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें और इससे अपने एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर बनाने का एक प्रयास करें ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा से अच्छा बन सके, आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके।